अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार रात को 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर जब से हुआ उससे लेकर अब तक तमाम गंगा में तमाम पानी बह गया और आज प्रधानमंत्री देश के सामने होंगे, देश से संवाद करेंगे। केवल भारत की नहीं, पाकिस्तान की निगाह भी इस पर टिकी होगी कि आज रात को 8 बजे नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं और विश्व समुदाय की भी निगाह इसी बात पर टिकी होगी कि आज रात को प्रधानमंत्री मोदी आखिर कहते क्या हैं। भारत ने सैन्य अभियान को रोकने पर सहमति जताई पाकिस्तान के साथ, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में हमारे सेना के तीनों अंगों के बड़े अधिकारियों ने जो संवाददाता सम्मेलन किए, उसमें भारत का तेवर, भारत का कलेवर विशुद्ध रूप से झलका है। विनय न मानत जलधि जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। यहां से बात शुरू हो रही है भारतीय वायुसेना की कि भय के बिना प्रीति नहीं होगी। भारत का रुख साफ है कि भारत की लड़ाई आतंकवादियों, पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित संरक्षित आतंकवादियों और उनके आकाओं के विरुद्ध थी। पाकिस्तानी सेना उसमें क्यों कूदी? क्या पाकिस्तानी सेना आतंकियों को संरक्षित करने का काम करना चाहती थी? और भारत ने यह अधिकार अपने पास अभी अक्षुण्ण रखा है, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं किया। आप गोली चलाओगे तो इधर से गोला जाएगा, गोला। कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए, गोली का उत्तर गोला। किसी न्यूक्लियर राष्ट्र का के ऊपर हमला करना, घुस के उसकी मांद में, और उसकी समूची वायुसेना की जो क्षमता है, जो संसाधन है, जो बुनियादी ढांचा है, उसके
उसको 20% तक ध्वस्त कर देना। पाकिस्तान के वायुसेना की जो क्षमता है उसमें 20% का नुकसान भारत ने कर दिया। बड़े बड़े आतंकी मारे गए, उनके घर तबाह हो गए, पाकिस्तान के 11 एयरवेस ध्वस्तीभूत हो गए, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और 40 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक और अधिकारी जिबह हो गए। यह भारत का ताप था जो प्रमाण सहित विश्व के सामने, प्रमाण सहित, कि बोले राम सकोप तब। सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें ये सब दृश्य दिखाए गए पाकिस्तान में तबाही के। उसके पीछे जो संगीत लगा वो क्या है? वो शिव तांडव स्तोत्र की ध्वनि है। वहां से भी समझ में आ जाएगा कि भारत की भावभूमि इस वक्त क्या है, भारतीय सेना का इस वक्त चिंतन क्या है। शिव तांडव स्तोत्र। कुल मिला के तस्वीर ये कि पाकिस्तान अब अगर दूसरी गलती करेगा तो भुगत जाएगा स्थायी तौर पर। एक दूसरा, पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादियों के विरुद्ध भारत अभियान यथावत जारी रखेगा और अगर उस अभियान को पाकिस्तान अपने ऊपर युद्ध के तौर पर ले तो फिर पाकिस्तान की मर्जी। लेकिन पाक में शरण पाए आतंकियों जो भारत के लिए समय समय पर आतंकी गतिविधियां भारत में करते रहते हैं, उनकी खोज भारत करता रहेगा, उन पर हमला करता रहेगा, उनको ध्वस्त करता रहेगा। यह भी बात भारत ने साफ कर दी। अभी पाकिस्तान को तय करना है कि हाफिज सईद पर भारत हमला करे तो वो उसको अपनी सेना पर हमला मानेगी या हाफिज सईद पर हमला मानेगी। जो कुछ सेना बता गई वो एक तरफ, और आज देश के प्रधानमंत्री जब खुद बोलेंगे तो मुझे लगता है कि जितने भी प्रश्न हैं, जितनी भी चीजें हैं इस पूरे प्रसंग पर, उस सब कुछ साफ हो जाएंगी। दूध का दूध, पानी का पानी। और भारत भविष्य में अपने आत्मरक्षा के अधिकार को, संप्रभुता के अधिकार को कैसे और किस सीमा तक इस्तेमाल करेगा, किस ढंग से इस्तेमाल करेगा, इसकी भी एक स्पष्ट रूपरेखा आज प्रधानमंत्री के संबोधन से मिल जाएगी। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की इस पूरे सारे प्रकरण पर। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर विद्वानों से समझने की कोशिश करेंगे मेहमानों से कि ये जो सीज फायर है इसके मायने क्या, और दूसरा आज प्रधानमंत्री क्या कुछ कह सकते हैं, कौन सी बड़ी लक्ष्मण रेखा खींच सकते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आतंक के साए में जिस अकड़ के साथ पाकिस्तान ने सीमा पार से कायराना करतूत को अंजाम दिया था, वो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के एक प्रहार में ही पस्त हो गया। भारतीय सेना के शौर्य और जवाबी कार्रवाई और तबाही की तासीर में पाकिस्तान दुनिया के सामने गुहार लगाता और गिड़गिड़ाता दिखा, और इसी कड़ी में हो गया सीज फायर का ऐलान। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। सीज फायर के बाद भी कायर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया।
वहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान पर एक्शन की एक एक कड़ी को तीनों सेनाओं की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सबूतों के साथ दुनिया को दिखाया गया। याचना नहीं, अब ऋण होगा वाली टैगलाइन के साथ सेना के अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, पहलगाम का बदला, ड्रोन और चीनी मिसाइलों को मार गिराने की पूरी कहानी बताई। और तो और सेना ने साफ कर दिया कि ये मिशन पूरा हुआ, हम अगले मिशन के लिए भी तैयार हैं। हमारी सभी मिलिट्री बेसेस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। विनय न माने जल्द ही जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ऐसी चोट दी है जिसे वो बता भी नहीं पा रहा और दुनिया को दिखा भी नहीं पा रहा। आतंकियों के अड्डे तबाह हो गए, कई एयरबेस पर भी करारी चोट हुई है। आतंकियों के जनाजे में चोरी छिपे सेना और सरकार के लोग भी शामिल हो रहे हैं। चौतरफा घिरा पाकिस्तान अब भारत का कोई वार या पलटवार सहन नहीं कर पाएगा। सीज फायर की गुहार भी इसी तबाही का नतीजा है। प्रधानमंत्री ने बिहार की भूमि से ऐलान किया और ये वादा किया कि मैं वादा करता हूं कि जो आपकी इच्छा है कि आतंकवाद के खिलाफ हमला होगा, हम पहलगाम के इस आतंकवादी हमले का बदला लेंगे। वी विल एवेंज द डेथ ऑफ 26 पीपल। प्रधानमंत्री ने कहा ये जो बदला होगा यह आतंकवादियों के कल्पना से बाहर का बदला होगा, और जो बदला हुआ वो आतंकवादियों के कल्पना के बाहर का बदला था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम घुस के मारेंगे और मिट्टी में मिलाएंगे आतंकवादी के ठिकानों को, और आतंकवादियों के ठिकानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णय ने और हमारे सेना के अदम्य साहस ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। और जिस प्रकार से अमेरिका ने ट्वीट कर करके सीज फायर करा, तो कहीं ना कहीं हमारी तो आत्मा को चोट लगी। ये सीज फायर होना था, हमें सीज फायर से मतलब नहीं। सीज फायर होना है तो सीज फायर की घोषणा प्रधानमंत्री जी करते, भारत सरकार करती, तीसरा आदमी नहीं है। तीसरे आदमी की मध्यस्थता का कोई मतलब नहीं। जब हमारे डीजीएमओ बात कर रहे हैं तो बात कर करके ऐलान हमको करना था, और मध्यस्थ जब सीज फायर हुआ तो सीज फायर में कुछ तो बात होगी। हम पहलगाम के जो कातिल हैं उन कातिलों को सौंपने की बात होगी। आतंकवाद के लिए जिस लड़ाई को हमने शुरू किया था उसके लिए पाकिस्तान की धरती इस्तेमाल नहीं होगी, इसके ऊपर बात होगी। तो तमाम बातें अगर हुई हैं या नहीं हुई हैं, ये जानकारी तो सरकार देगी। बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 7 मई से भारत ने आतंक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। वहीं अब इस घमासान में सीज फायर के ऐलान पर सवाल ये है, क्या सुधर पाएगा पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान सुधर पाएगा? ये प्रश्न भारत का भी है और विश्व का भी है। और नहीं सुधरेगा तो भारत ने अपना दृष्टिकोण विश्व के सामने साफ कर दिया कि भयभीन होई न प्रीत। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। आनंद दुबे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आनंद जी का स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मेजर साहब का बहुत स्वागत है। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ। कमांडर साहब का बहुत स्वागत है। पवन अग्रवाल जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ। पवन जी का बहुत बहुत स्वागत। पवन अग्रवाल जी, आपसे बात शुरू करूंगा कि 2 चीजें, सीज फायर हो गया, अब इसके आगे क्या, एक, और दूसरा आज का जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री अपने देश के साथ संवाद में होंगे, उससे उन्मुख होंगे। क्या माना जाए कि क्या लकीर खींचेंगे, कौन सी लक्ष्मण रेखा खींचेंगे प्रधानमंत्री? पवन जी। देखिए अमिताभ जी, जो पिछले 4-5 दिन से घटनाक्रम चल रहा है, जिस प्रकार से हमने इनको स्ट्राइक किया और उसके बाद इन्होंने हम पर हमला किया, और जब ये लोग बिलबिला गए और सीज फायर के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट किया, जो अभी तक हमने एक्सेप्ट नहीं किया है, ऐसी स्थिति में पूरे देश के अंदर एक अजीब सा वातावरण बन गया है कि भारत सरकार ने सीज फायर को एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है, और युद्ध बंद हो गया है कि नहीं बंद हो गया है। यद्यपि भारतीय वायुसेना ने यह स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज रात को 8 बजे जो संदेश देने वाले हैं, उसमें जो ये बादल फैले हुए हैं इसको सबको क्लियर कर देंगे, और देश के नाम के संदेश में वो ये बात क्लियर कर देंगे कि भारत आतंकवाद और आतंकवादियों को किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपनी शर्तों पर पाकिस्तान से बात करेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत आवश्यक भी है कि देश के लोगों को ये जानकारी मिले कि भारत का अगला रुख क्या है इस युद्ध को लेकर के, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन इस समय समाज में, देश में फैला हुआ है। मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन से ये चीजें बहुत क्लियर होंगी, और एक संदेश पाकिस्तान को भी जाएगा और पूरी देश और दुनिया को जाएगा कि भारत आतंकवाद को निर्मूल खत्म करना चाहता है, और उसके लिए कुछ भी करना पड़े, हम लोग प्रण लिए हुए हैं इसके लिए। जी ठीक बात है, ठीक बात है पवन जी। डॉक्टर भूषण दीवान साहब, भाई सीज फायर बोलो, युद्ध बंदी बोलो, जंग बंदी बोलो, कोई नाम लो, अंग्रेजी हिंदी उर्दू, पाकिस्तान सेना और भारत की सेना आपस में नहीं लड़े, यही ना इसका अर्थ होगा सरल भाषा में, ठीक। लेकिन भारत अपने गुनहगार आतंकियों के विरुद्ध अभियान बंद कर दे, ये तो कोई मतलब ही नहीं, क्यों कर देंगे? इसीलिए भारत ने पहले दिन से कहा है कि ये जो हो रहा है इस पर सहमति बन गई कि भाई सेना एक दूसरे पर ड्रोन और मिसाइल नहीं चलाएगी। लेकिन पाकिस्तान में छुपकर बैठे आतंकवादियों के संहार का लक्ष्य भारत कभी किसी के दबाव में छोड़ने वाला नहीं। दीवान साहब नहीं, इसीलिए आज जो हो सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें यह बात कहा, इस बात पर जोर दिया गया कि हमारी लड़ाई आतंकवादियों से थी। पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों के विरुद्ध होने वाली लड़ाई को अपने विरुद्ध क्यों मानकर चलती है? डॉक्टर साहब जी अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर साहब। जी हाँ, आपने बहुत अच्छा फर्क बताया कि क्या रुका है और क्या नहीं रुका। अब भारत टेररिस्ट को खत्म ना, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को और खासकर ये पहलगाम के टेररिस्ट को बिना खत्म किए ये काम रुका नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है आपने बताई। मैं इसमें एक और पहलू भी देख रहा हूं जी कि टेररिज्म विल बी एक्ट ऑफ वॉर। टेररिज्म विल बी, एनी टेरर अटैक विल बी एक्ट ऑफ वॉर। मैं इसमें एक वार्निंग हमारे घर के अंदर छुपे स्लीपर सेल और जयचंद, उनको भी देख रहा हूं, वो भी लपेट में आएंगे, क्योंकि वॉर तो एक्ट ऑफ वॉर, तो एक्ट ऑफ वॉर में तो जो लोकल आदमी भारतीय उसमें जुड़ता है वो भी इक्वली गिल्टी है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। पर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं जी, जो आपको पता है न्यूज आइटम क्लियर है कि ये इस कुछ दिन के ऑपरेशन सिंदूर से पूरी दुनिया में भारतीय सेनाओं की टेक्नोलॉजिकल काबिलियत और मिलिट्री काबिलियत साफ जाहिर हो गई। क्यों? उनके सारी मिसाइलें, सारे ड्रोन, सारे अटैक हमने नाकाम कर दिए, और हमारे सारे अटैक, सारे उनके ऊपर जो हमने न्यूक्लियर जो हमने सरगोदा में भी किया वो कायम हो गए। मैं देख रहा हूं आज के अखबार, आज की खबर सुने, उसके अंदर मैं क्या देख रहा हूं, रशिया ने स्टेटमेंट दिया है आज, हम भारत के साथ मिलके S-500 जॉइंटली डेवलप करने को तैयार हैं। जी क्या मतलब? आज तक इंडियन मैन ब्रेन पावर, रिसर्च पावर
टेक्नोलॉजी के लिए, आईटी के लिए, मेडिकल के लिए काम आई, अब वो डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए काम भी आएगी। इसके चलते आपको मालूम है F-16 भी फेल हुए, अमेरिकन डिफेंडेड। उनके न्यूक्लियर बंकर जो सरगोला के पास टूटे वो अमेरिकन डिफेंडेड, और HQ-9 चाइना डिफेंडेड। सारे अलर्ट हो गए। मैं कहता हूं ये बहुत बड़ी हमने हासिल किया है, बहुत बड़ी चीज, और पूरे भारत देश को, भारतीय सेनाओं को। कमांडर साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। और मैं आशीष जी के पास चलूं। आशीष जी राजनेता भी हैं, और राजनेता से बड़ी उनका जो परिचय है वो ये है कि वो भारतीय सेना के अधिकारी रहे। आशीष जी, दुनिया का कोई मंच हो, कोई देश हो, वो हमको इस बात के लिए कैसे बोल सकता है कि हम अपने गुनहगारों का पीछा नहीं करें? ये तो संभव ही नहीं। हमारे गुनहगार हमारे देश में अपराध करने वाले कहीं भी छुपे होंगे, उनका संहार करना तो भारत की ड्यूटी है। नहीं, जो कुछ सहमति बनेगी, जो कुछ लिखा पड़ी होगी डीजीएमओ के बीच में, रक्षा मंत्रालय के बीच में, इस देश के उस देश के राजनीतिक नेतृत्व के बीच में, वो यही होगी कि आर्मी आपस में आमने सामने नहीं आएंगी। लेकिन मसूद अजहर को नहीं ढूंढा जाए और हाफिज सईद को नहीं ढूंढा जाए, ये तो संभव नहीं। आशीष जी, सवाल ये नहीं है अमिताभ जी कि कौन क्या बोल रहा था। बोलने के लिए बहुत से देश हैं, और जो देश बोल रहा था उसने इंदिरा गांधी से भी बोला था, उसने अटल बिहारी वाजपेयी से भी बोला था, और दोनों ने क्या जवाब दिया था वो सबको पता है। तो सवाल ये है कि वो क्या बोल रहा था, वो सवाल नहीं है। सवाल ये था कि आपने क्या किया जब वो ये बोल रहा था। वही देश में सब लोगों के, जो देश में इतने जज्बे से इस चीज को आगे, मुहिम को ले जाना चाहते थे, उनके दिल पे जो फांस लगी है, जो चोट लगी है, वो इसी कारण है कि जवाब क्या दिया गया। जवाब कुछ दिया नहीं गया, सीधे बंद कर दिया गया। और ये गलती, और ये कोई राजनीतिक वो नहीं है। हमारे पास इतनी बड़ी स्थिति, मैं हर टीवी चैनल पे वही सुन रहा हूं कि पाकिस्तान कमजोर स्थिति में था, कमजोर स्थिति में था, लड़ नहीं सकता था, सब। तो जब लड़ नहीं सकता था तो तब वार करना है, या जब अब उसको जो IMF से 20,000 करोड़ का लोन मिल जाएगा, जिससे वो नए हथियार खरीदेगा, और इस बार इतनी बेवकूफी नहीं करेगा कि चाइना से खरीदे, तो तब आप उस पर लड़ने जाएंगे। और दूसरी चीज जो पूरे देश में जो थोड़ी सी पढ़े लिखे लोग हैं जो समझते हैं कि एक्ट ऑफ वॉर की डेफिनेशन क्या है। पाकिस्तान की सेना ने आपके ऊपर 500-600 ड्रोन अटैक की। वो सेना पे नहीं किए उसने आपके रिहायशी इलाकों पे की। अगर सेना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, एयरफोर्स का है, अगर वो उन ड्रोन्स को नहीं रोक पाता तो कम से कम 25,000 लोग इस देश के आज शहीद हो गए होते। लेकिन मौजूदा सरकार के लिए वो एक्ट ऑफ वॉर ही नहीं है। इतने लोगों को, सिविलियंस को टारगेट किया गया, और हमने किसको टारगेट किया था? हमने उनके मिलिटेंट कैंप्स को टारगेट किया था, और उन्होंने हमें टारगेट किया, हमारी सिविलियन पॉपुलेशन को, हमारे सैनिकों को उन्होंने सीधे सीधे टारगेट किया। और एक मिसाइल तो उन्होंने दिल्ली के लिए भी लॉन्च की थी, जिसको बीच में गिराया। और आप इसको भी एक्ट ऑफ वॉर नहीं मान रहे। आप कह रहे नहीं, हमारी लड़ाई तो केवल आतंकवाद से है। साहब, उनकी सेना सीधे हमला कर रही है, और आप कह रहे हैं 2 जेट भी थे जो भारत में घुसाए जा रहे थे, लेकिन एयरफोर्स ने उसे गिरा दिया। वरना तो वो भी अंदर आ जाते, और कहां तक अंदर आते और कितना डिस्ट्रक्शन करते, और क्या पेलोड लेकर के आ रहे थे, कौन सी बॉम्बिंग होती, उसके बाद क्या करते हम। और एक और चीज कि बलूचिस्तान के विषय पे कुछ सवाल उठाए, ठीक बात। मैं आनंद दुबे जी के पास चलूं, लेकिन उसमें ठीक बात, लेकिन उससे पहले मैं 2 बातें जरूर साफ करूंगा। तथ्य साफ रहनी चाहिए। हमने, आशीष जी ने कहा कि भाई क्या किया उसमें, ठीक है आशीष जी, आगे बात। मैं आनंद दुबे के पास चलूं, उससे पहले 2 बातें साफ करूंगा। जो आशीष जी कह रहे हैं वह अर्ध सत्य है। हमने 2 चरणों में कार्रवाई की। एक चरण में 9 आतंकी ढांचे गिराए, और दूसरे चरण में हमने पाकिस्तान की सेना की गुस्ताखी की सजा दी। उनके 11 एयरवेज तबाह कर दिए। ये पाकिस्तान की सेना पर ही हमला था।
उनके सैनिक मारे गए, उनके सैन्य अधिकारी मारे गए। ऐसा थोड़ी ना था कि हम इंडिया गेट पर आइसक्रीम खा रहे थे। ना ना, ये भारत की शक्ति और सामर्थ्य को डिमीन करने वाली बात है भाई। ये पाकिस्तान ने किस बात के लिए सीज फायर के लिए अर्जी लगाई दुनिया भर में? इसीलिए ना। और इस बात को रेखांकित करना चाहिए भारत, आशीष जी अभी ने, भारत के हर व्यक्ति को इस बात को रेखांकित करना चाहिए कि उन्होंने हमारे ऊपर 400 नहीं 700 चलाए हो ड्रोन और मिसाइल, एक भी लक्ष्य नहीं साध पाया। और हमने उनके ऊपर जितना जो कुछ चलाया वो सब लक्ष्य पर लगा जाके लक्ष्य का संधान किया उसने। ये छोटी बात है क्या? छोटी बात नहीं मित्र, ये गर्व का विषय होना चाहिए कि जो एक सो कॉल्ड न्यूक्लियर स्टेट है, हम उसके सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस को ध्वस्त करके आ गए, सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस को। ये छोटी बात नहीं है। उन्होंने मिसाइल दिल्ली ने हम कहीं के लिए दागी हो, उसका परिणाम क्या रहा? एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या रहा? फुस। तो सीले हुआ कारतूस उनने एक चलाया चाहे 100 चलाया, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? भारत की शक्ति और सामर्थ्य को डिमीन करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए कि हमने क्या किया। हमने जो किया वो दुनिया जान रही है और मान रही है मित्र। कम से कम सेना के कहे पर तो भरोसा करें, राजनीतिक लोगों के कहे पर मत करिए, लेकिन सेना के कहे पर तो भरोसा करिए। खैर, आनंद दुबे जी, दो बातें। एक तो प्रधानमंत्री आज बोलेंगे तो वैश्विक जगत के लिए भी एक तस्वीर साफ हो जाएगी और पाकिस्तान के लिए भी एक लक्ष्मण रेखा फिर से खिंच जाएगी कि इस हमारी लक्ष्मण रेखा है, ये इसका उल्लंघन करेंगे तो आपको भुगतना होगा। और जो कुछ सवाल देश के भीतर से उठ रहे हैं, जिनको हम कभी कभी मजाक में पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं, जो शुरू हो गई। क्या पॉलिटिकल सीज फायर जो था वो भी खत्म हो गया। इधर सीज फायर हुआ, उधर पॉलिटिकल सीज फायर खत्म हो गया। तो मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, जितने लोग उतनी बातें। आशीष जी भी कह रहे भाई आपने क्या हासिल किया ये बताओ। आनंद दुबे जी। अमिताभ जी, मैं आशीष जी की एक पूर्व सेना अधिकारी के रूप में बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे समाजवादी पार्टी में रहते रहते इनके ऊपर सियासत ज्यादा हावी और वो वाला पक्ष जो है वो थोड़ा दब गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आशीष जी ये बात कहेंगे। समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता कहता मुझे, क्योंकि मैं उनके चरित्र से परिचित हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आशीष जी से उम्मीद नहीं। खैर, इन्होंने जो कहा, डॉक्टर नवाज देवबंदी का एक शेर है कि मंजर भला था फिर भी नजर को बुरा लगा। मंजर भला था फिर भी नजर को बुरा लगा, दीवारों दर को सारे ही घर को बुरा लगा, और खुशहाल होना मेरा अजीजों से पूछिए, खुशहाल होना मेरा अजीजों से पूछिए, पत्ता हरा हुआ तो सजर को बुरा लगा। यही स्थिति है आज। कह रहे किया क्या? 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, जिनमें 5 पीओके में थे और 5 पाकिस्तान के अंदर थे। 100 किलोमीटर अंदर जाके पाकिस्तान में हमने आतंक के अड्डों को नष्ट किया। और आपको बता दूं, सर्जिकल स्ट्राइक में हमने कैंप नष्ट किए, एयर स्ट्राइक में हमने लॉन्चिंग पैड नष्ट किए, और इस ऑपरेशन सिंदूर में हमने हेडक्वार्टर नष्ट किए। जो एक हेडक्वार्टर जो लश्कर तोयबा का था, जिसमें अजमल कसाब तक जैसे आतंकी पैदा हुए, उसको भी ध्वस्त करने का काम देश की वीर सेनाओं ने, देश के अदम्य साहस रखने वाली हमारी सेनाओं ने किया। इसके बाद पाकिस्तान ने हिमाकत की तो हमने उनके 11 एयरबेस को
तबाह किया। पहले उनके डिफेंस सिस्टम को खत्म किया, उसके बाद उनके एयर स्ट्रिप को उड़ाया ताकि वो उड़ान न भर सके। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, खास बात, इसमें उनके वो महत्वपूर्ण एयर स्ट्रिप भी थे जहां से यूएवी का संचालन होता था, जहां से उनका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम मॉनिटर होता था, जहां से उनके न्यूक्लियर जो एसेट्स थे उनको मॉनिटर किया जाता था। और साथ साथ जकोबाबाद वो एयर स्ट्रिप है जिसको अमेरिका ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपने सैन्य अभियान के दौरान जो है इस्तेमाल किया, क्योंकि यह माना जाता था कि जकोबाबाद जो एयर स्ट्रिप है वो सबसे सेफेस्ट है। हमने वहां भी घुस के उनको धूल चटाने का काम किया। 9 आतंकी ठिकाने नष्ट किए, 11 एयरबेस नष्ट किए, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, जिसमें खतरनाक आतंकी साथ शामिल थे। इसके अलावा वहां 50 से ज्यादा उनके सैनिक मारे गए हैं। लेकिन ये कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। कहां कुछ हुआ है? इन्हें कुछ लगता ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सियासत के कहने पे आपने रोका क्यों? सवाल तो सही समझिए आनंद जी, मैंने ये कभी नहीं पूछा, वो तो हम सबको पता है कि क्या हुआ। पहले उनकी बात खत्म हो जाए फिर आप जी जी आनंद जी। आशीष जी अपनी बारी में जवाब दीजिएगा जी। देखिए अमिताभ जी, 5-6 बड़ी चीजें जो निकल के गई है। पहली चीज, भारत अब सॉफ्ट स्टेट नहीं है। दुनिया को हमने ये बता दिया कि आतंकवाद को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और घर में घुस के मारेंगे। हम सॉफ्ट स्टेट नहीं है। दूसरी चीज, ये पहली बार हुआ है जब भारत और पाकिस्तान के बीच कोई बात छिड़ी है और मुद्दा कश्मीर नहीं, मुद्दा आतंकवाद बना है। वरना हर बार कश्मीर की बात होती थी, अब आतंकवाद की बात होती। इसके अलावा पहली बार हमने उनको आर्थिक रूप से चोट देने का काम किया। इसके अलावा भारत ने पहली बार उस दृश्य को भी दुनिया के सामने लाया जब आतंकवादियों के नमाजे जनाजा में पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी शामिल हुए, पाकिस्तान के झंडे में उनको दफनाया गया। आनंद और ये नॉन स्टेट एक्टर की बात बार बार पाकिस्तान करता था, वो भी अब दुनिया के सामने आ चुकी है। जी। तो हमने बहुत कुछ हासिल किया है। और एक बात और बता देता हूं कि ऑपरेशन रुका नहीं है। जो भी हिमाकत करेगा घर में घुस के मारेंगे। ऑपरेशन ठीक। आनंद जी अभी रुकना होगा, मैं बाकी मेहमानों को भी बीच में ले आऊंगा। ठीक है आनंद जी, आपने अपनी बात रखी। आनंद जी अभी रुकना होगा, वो निकल के आएंगे। मैं पवन जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है एक बात भी हमको समझनी चाहिए कि जहां तक मेरी स्मृति है, दुनिया में अभी तक ऐसा नहीं हुआ संभवतः कि किसी न्यूक्लियर स्टेट में घुसकर उसके मिलिट्री बेस को, एयर बेस को ध्वस्त कर दिया जाए। यह कार्रवाई मोहल्ले के गुंडे बदमाशों के खिलाफ थोड़ी नहीं कर रहे थे, वो तो ऑपरेशन सिंदूर में पहले दिन निपटा दिए। असूद मसूद जितने थे परिवहन के खालू और वो चालू, वो तो सब हो गए, मारे गए। ये ऑपरेशन तो पाकिस्तान की सेना पर किया गया पवन जी, और ये पूछा जा रहा है कि सेना फिर किया क्या भारत ने। मुझे याद नहीं आता कि किसी ने न्यूक्लियर पावर देश के खिलाफ ऐसा सैन्य ऑपरेशन किया हो किसी देश ने। पवन अग्रवाल। अमिताभ जी, ऐसा पहली बारी युद्ध के इतिहास में हुआ होगा, और आप भी शायद इसको अवश्य देख रहे होंगे कि भारत ने हमला नहीं किया, आतंकवादी अड्डों को उड़ाया, आतंकवादियों को उड़ाया। केवल पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट किया उसके बाद हमने उनके सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया। और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी न्यूक्लियर स्टेट ने किसी दूसरी न्यूक्लियर स्टेट पर अटैक किया है और बगैर किसी क्षति के किया है। और इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हुई है इस युद्ध के अंदर कि हमारे देश की तीनों फौजों ने, जिसको हम काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं, इंटीग्रेटेड कमांड, उसके रूप में हमने काम किया है। थल सेना, वायुसेना और हमारी नौसेना तीनों ने तैयार होकर के पूरे समन्वय के साथ काम किया है। और जो लोग ये कहते हैं कि सरकार को कटघरे में लाने का प्रयास करते हैं, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। इस समय भारत के लोगों को
सरकार का साथ देना है, सेनाओं का साथ देना है, उनका मनोबल बढ़ाकर रखना चाहिए। पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज आएगा नहीं। ये सीज फायर एक छलावा है। इसके बाद ये जो DGCMOs की जो बात चल रही है, हम लोग अपने स्तर पर कोई बात नहीं करना चाहते हैं। घबराहट पाकिस्तान के अंदर है, हमारे अंदर कोई घबराहट नहीं है। वो बार बार समय चेंज कर रहे हैं। आज सुबह 12 बजे बात होनी थी, फिर अब उन्होंने कहा कि शाम को बात होनी है। अब वो बात होगी या नहीं होगी, लेकिन हमारा ऑपरेशन सिंदूर चालू है, वो रुका नहीं है। हम आतंकवाद के खिलाफ थे और जब तक पाकिस्तान में आतंकवाद रहेगा, भारत उसको छोड़ने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि आज माननीय प्रधानमंत्री इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि भारत प्रतिबद्ध है आतंकवाद को मिटाने के लिए, और उसके लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। डॉक्टर दीवान, अगर इसको सरल भाषा में कहें, बहुत कठिन कूटनीतिक भाषा में ना इसको ले जाएं, सरल भाषा में कहें जो सामान्य आदमी समझ पाए, तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये समझ बनी है कि हम आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं। हमारे लिए आतंकवादियों को दंड देने के लिए सरहद कोई माने नहीं रखती। कल रक्षा मंत्री के बयान को सुनिए। कल उन्होंने कहा कि सरहद के पार भी आप छुपे होंगे तो हमारे लिए सरहद माने नहीं रखती, हम आपको चेज करेंगे और दंडित करेंगे। एक बात, और जब हम ये करेंगे तो आतंकवादियों के समर्थन में आंसू बहाने और कुछ कर दिखाने के लिए पाकिस्तान की फौज को आने पड़ेगा, आएगी, क्योंकि वहां तो जो फौज है वही आतंकवादी है, जो आतंकवादी है वही फौज है। कोई किसी का मामू है, कोई किसी का खालू है। तो इसका मतलब प्रैक्टिकली अभी चालू है मामला, लंबा चलेगा नहीं। दीवान जी, भारत कल किसी हाफिज सईद को ढूंढेगा जब, तो स्वाभाविक के मुनीर के झुंझुने आएंगे, बीच में आएंगे तो वो भी प्रसाद पाएंगे। दीवान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अग्निहोत्री साहब। इसलिए जो आज 12 बजे मीटिंग होनी थी DGMOs की, 5 बजे होनी है, ये DGMOs के बीच का मामला नहीं है, ये दो देशों के बीच का मामला है। ये काम हायर लेवल पे होना चाहिए, ताकि कल को जब हमने माना है, अमेरिका ने कहा, जिसने कहा उसने कहा, माना है, मानने के बाद ये तभी बात छूटेगी कि क्या कि ये टेररिज्म के खिलाफ पूरी गारंटी हमें मिले। कैसी गारंटी मिले? आपने कहा राइट ऑफ एंट्री हॉट परसुइट, उसे अमेरिकन आर्मी लैंग्वेज में कहा जाता है हॉट परसुइट, हम उस कर सकते हैं। फिर LOC बॉर्डर नहीं देखा जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, हम आपको लिस्ट ऑफ टेररिस्ट दे रहे हैं, उनको सौंपी हमारे पास। नंबर 3, हम आपको लिस्ट ऑफ टेररिस्ट अटैक्स, टेररिस्ट अड्डे दे रहे हैं आपके ट्रेनिंग के और बाकी उनको पालन पोषण के, उनको खत्म करिए आप। तो ये बात जल्दी में सुलझेगी नहीं, ये मामला पेचीदा है और पर जाना इसी तरीके पे चाहिए पड़ेगा हमें। और चौथी बात, कल को कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो एक SOP बनेगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जैसे बिल्डिंग में अगर आग लग जाए तो जो आग लगती है ये करना है, ये ऑटोमेटिक होना चाहिए। पर सवाल ये है, पेचीदा मैं क्यों कह रहा हूं, सवाल ये है पाकिस्तान तो लिख के देगा, लिखवा भी हम लिखवा भी लें, कितना उस पर खरा उतरेगा वो तो दम बताएगा, हमारे दम के ऊपर है वो। नहीं तो लिखने में क्या है, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या बाद में कौन करता है। पर ये हमने इसको ऐसा बिल्कुल आपने ठीक बात कही। मैं आशीष जी के पास चलूं, जो दीवान जी साहब कह रहे ठीक कह रहे हैं। 48 में भी कागज बना, 66 में भी बना, 65 के बाद, 71 के युद्ध के बाद 72 में बना शिमला में कागज, लाहौर डिक्लेरेशन बना वाजपेयी जी के समय में, आगरा डिक्लेरेशन बना वाजपेयी जी के समय में। पाकिस्तान ने तो सारे डिक्लेरेशन पर दाल मोट रख के खा ली, किसी डिक्लेरेशन को माना नहीं ना। हम भी समझ रहे हैं उनकी नीयत। आशीष जी, मैं एक थोड़ी उलटवासी वाली बात कहता हूं जिससे तस्वीर साफ हो पाए। मेरी बात से दोनों रक्षा विशेषज्ञ भी सहमत होंगे, ऐसा मुझे लगता है। मान लीजिए जो स्थिति हमने पाकिस्तान की कि उसके 11 बड़े एयरबेस हमने ध्वस्त कर दिए, ये पाकिस्तान के सैन्य शक्ति पर, राज्य की संप्रभुता पर हमने लात रख दी।
सरल भाषा में इसका अर्थ ये हुआ कि हमने पाकिस्तान की हैसियत पर लात रख दी, उसके माथे पर लात रख दी। अगर ऐसा ही भारत में पाकिस्तान करके निकल गया होता तो यहां सब लोग किस दृश्य को क्रिएट कर रहे होते, ये तो हमको बताने की जरूरत नहीं। क्या कैसा गाली गलौज का माहौल हो जाता इस देश में, हो जाता कि नहीं हो जाता? हाय हाय इस्तीफा दो, हाय हाय इस्तीफा दो, होता ना? सब लांछन लगते, सेना का भी लिहाज नहीं होता, राजनीतिक सत्ता को छोड़िए। लेकिन भारत की सेना, भारत का राजनीतिक नेतृत्व के निर्देश पर पाकिस्तान में इतना नुकसान करके सकुशल लौट आई बिना किसी नुकसान के, तो हम उसके लिए वो तेजी नहीं दिखा रहे स्वागत में जो दिखानी चाहिए। नहीं, इसके उलट सोच लीजिए कि अगर ऐसा हुआ होता, हमारा कोई एयरबेस उड़ गया होता, तो क्या स्थिति होती? सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, जनता दल, तृणमूल, सब जितने मूल हैं। आशीष जी। अमिताभ जी, मैं वर्तमान स्थिति पे आना चाहूंगा, मैं उस स्थिति पे नहीं जाना चाहूंगा जो हुई नहीं। जो हुआ, मैंने सवाल कभी भी किसी भी विपक्ष ने ये नहीं पूछा कि क्या किया हमने। मेरा सवाल ये था, हम इतनी मजबूत स्थिति में थे, इतनी मजबूत स्थिति में भारतीय सेना थी, इतनी कमजोर स्थिति में पाकिस्तान था। जब पाकिस्तान मरने की कगार पे था, उसने कहा सीज फायर, अमेरिका से एक फोन आता है और आपने सीज फायर क्यों एक्सेप्ट किया? मेरा सवाल ये था कि जब हम पाकिस्तान के 70 साल के जो कारनामे हैं उसको दंडित करने जा रहे थे, सेना तैयार खड़ी हुई थी और आपने घुटने टेक दिए लास्ट मोमेंट पे। ये सवाल था। मेरा दूसरा सवाल था कि आप कूटनीतिक में बहुत आपने 200-250 जो है इधर उधर यात्राएं कर डाली, IMF से आप उसको रोक नहीं पाए, उन्होंने फिर भी उसको लोन दे दिया। मेरा तीसरा सवाल था कि बलूचिस्तान हमारी उम्मीद पे बहुत मुश्किल से वहां बहुत तगड़े हमले कर रहा था, वो उम्मीद कर रहा था भारत उसकी आजादी की घोषणा में उसका साथ देगा, उसको एम्बेसी के लिए जगह देगा, आपने वो भी नहीं दी। ये मेरे सवाल थे। सेना से मत जोड़िए, सवाल को मत घुमाइए। कोई सेना के सवाल पे इस देश के अंदर शौर्य पे उसके सवाल नहीं उठाता है। लोग उसकी आड़, उसके पीछे जरूर छुपने की कोशिश करते हैं अपने सवालों से बचने के लिए। ठीक बात। आनंद दुबे ने सुने हैं आपके सवाल, वो उत्तर देंगे। लेकिन मैं एक बात कहूं, आपने इस बार नई बात कही। पिछली बार जब आपने बोला था तो आपने कहा था कि आतंकवादियों को मारने के अलावा, उनके अड्डे तोड़ने के अलावा और हमने क्या किया, तो मुझे गिनाना पड़ा था कि हमने क्या किया। बात इतनी सरल नहीं, तो बात ही नहीं बढ़ती। अगर आप ही अपने उद्बोधन में कह देते कि हम इस बात से गौरवान्वित हैं कि भारत ने एक सो कॉल्ड न्यूक्लियर स्टेट के एयरबेसेस तबाह कर दिए, वो भी दर्जन भर। आतंकवादियों को परे रखिए, वो तो छोटा खेल था, वो तो एक ही दिन, वो तो 25 मिनट में कर दिया था, वो तो 25 मिनट में हो गया था खेल भाई, 25 मिनट में हो गया था। ठीक बात। आनंद दुबे, एक समस्या और भी है हमारे देश में। मतलब जब ये हुआ कि युद्ध होगा, रणभेरी बजेगी, तो कहा गया युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं, युद्धोन्माद पैदा कर रहे हैं कुछ लोग, युद्ध का ये उन्माद क्रिएट कर रहे हैं, शांति से बातचीत से हल होगा। अच्छा जी, जब कहा कि चलो अब बातचीत से करेंगे तो बोले युद्ध क्यों रोक दिया? अरे एक पाले में खड़े हो जाओ ना। हमें देश को यह तो पता लगे भाई ये युद्ध वाले हैं, ये बातचीत वाले हैं। बोले आशीष जी युद्ध वाले हैं, पवन जी बातचीत वाले हैं, ये ऐसे ही पाला तो साफ खींचो मेरे दोस्त, ताकि देश को कंफ्यूजन ना हो कि हम सोमवार को युद्ध के पक्ष में हैं, मंगल को बातचीत के पक्ष में हैं, बुध को फिर युद्ध के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। यहां से दिक्कत पैदा होती है। आनंद में जो सवाल विपक्ष ने उठाए हैं उनको आप रिस्पॉन्ड करिए। देखिए अमिताभ जी, आपने जो कहा ना पाला वाली बात, पाला इन्होंने खींच रखा है, स्पष्ट रूप से खींच रखा है, और अभी नहीं खींच रखा है, काफी पहले से खींच रखा है। आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के समय जो लोग कह रहे हैं कि हमें सेना पर पूरा भरोसा है, तो सबूत आप किससे मांग रहे थे? नरेंद्र मोदी जी ने एयर स्ट्राइक किया था जाके, या अमित शाह जी ने किया था? या तो सेना नहीं था ना, तो सबूत तो आप सेना से ही मांग रहे थे। आप ही कह रहे थे कि अरे वहां तो 4-6 पेड़ गिरे और कुछ नहीं हुआ है, आप ही कह रहे थे।
पुलवामा हमले को आप ही बार बार कह रहे थे कि ये राजनीति के लिए किया गया है, ये कराया गया है। अब तो पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया ना वर्तमान कि पुलवामा हमला, सुन लीजिए, पाकिस्तान ने स्वीकार किया है ना कि पुलवामा हमने कराया था। लेकिन उस पुलवामा हमले में जिसमें हमारे जवान शहीद हो गए, उसमें भी घृणित राजनीति करने का काम किया गया। अब मैं आता हूं, सुबह 9 बजे पाकिस्तान डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात करने की कोशिश की, लाइन करेक्ट नहीं हो पाई। 1 बजे उन्होंने फिर प्रयास किया और 3:35 पर फाइनली बात हुई और यह हुआ कि मिलिट्री ऑपरेशंस जो चल रहे हैं उसको फिलहाल रोका जाएगा। ये दोनों देशों के डीजीएमओ की बातचीत में तय हुआ। 4:45 आपसे कोई लेना देना नहीं, 1 घंटा 10 मिनट बाद, बोल तो डीजीएमओ ने अपनी मर्जी से कर 1 दिया। घंटा 10 मिनट बाद डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है और ये कह रहे हैं कि अमेरिका के कहने पे, अरे अमेरिका के यहाँ गिड़गिड़ाने पाकिस्तान गया था और हमने अमेरिका हो या दुनिया का कोई देश, हमने स्पष्ट कर दिया है कि हम अपने हितों से समझौता नहीं करेंगे, आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी चीज से समझौता नहीं करेंगे। हमारा ऑपरेशन जारी था और रहेगा। लेकिन जो लोग शुरू से इस तरह की घृणित राजनीति कर रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि वो लोग किस तरह से सेना पर सवाल उठा रहे हैं, इस देश के सामर्थ्य पर सवाल उठा रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी जी पर सवाल उठाइए, आप भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाइए, आप सब पर सवाल उठाइए, लेकिन आप सेना के सामर्थ्य पर शौर्य पर सवाल नहीं उठा सकते। आप कह रहे हैं क्या मिला, क्या हमने पाया, हमने क्या किया, शिखंडी इतने गजब कर रहे हैं। सेना के पीछे झुकते हैं। आप गजब शिखंडियों की ये आशीष जी पार्टी है आपकी, आपको तो ये नहीं बोलना चाहिए। हम तो पहले ही समाजवादी पार्टी बड़ा का कोई शिखंडी है और आपके बैठा हुआ, वो उसकी हिम्मत ही नहीं है। आपको मालूम है जवाब दे रहा हूं, आपको भी दे रहा हूं। अंग्रेजों ने लेकिन आप जब कह देश रहे पे हैं, शासन आप किया सेना के तो भूतपूर्व पूरी सैनिक जगह होते हुए सारे कह रहे स्टेट हैं से कि सेना हमने में क्या अचीव किया। अलग अलग जो है ना हमने वो जो अचीव यूनिट्स किया बनाए, है, लेकिन एक गुजरात में न्यूक्लियर कभी नहीं स्टेट बनाई। में गुजरात से कभी सेना में कोई यूनिट नहीं बनी, वो इसीलिए नहीं बनी। ये इसीलिए नहीं बनी क्योंकि वहाँ डीलर पैदा होते हैं, लीडर पैदा नहीं होते। घर के अंदर घुस के क्योंकि हमने गुजरात ऑपरेशन में किया लीडर और नहीं आप कह पैदा रहे हैं होते, हमें क्या वहाँ मिला, डीलर पैदा होते हैं। हमने क्या हासिल किया। अरे भाई साहब आनंद जी रुकना होगा, आशीष जी रुकना होगा। हम लोग कई बार, ठीक है रुकना होगा, हम लोग, आशीष जी अब रुकना होगा, अभी रुकना होगा। हम लोग कई बार उत्तेजना में इतना गलत बोल जाते हैं, इतना गलत बोल जाते हैं। आशीष जी कह रहे हैं कि गुजरात में, आनंद जी रुकिए, आशीष जी आप भी रुकिए। वो कह रहे हैं कि गुजरात में नेता पैदा नहीं होते। आपको भारत का इतिहास नहीं पता? महात्मा गांधी गुजरात में जन्मे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात में जन्मे। आप कह रहे हो गुजरात में नेता नहीं पैदा होते? आप गुजरात का अपमान कर रहे हैं। गुजरात भी भारत का हिस्सा है। कोई यूनिट गुजरात से नहीं है और इसको, अरे यूनिट है नहीं है, इसका मतलब है कि गांधी जी के योगदान को हम खारिज कर देंगे, वल्लभ भाई पटेल के योगदान को खारिज कर देंगे और आप जो कह रहे हैं उसको मानेंगे। ये अभद्र चीज है, ये स्वीकार्य नहीं हो सकती मुझे ना। ये अभद्र चीज है कि कोई ये कहे कि गुजरात में नेता नहीं पैदा होते, ये अभद्र चीज है। शर्म आनी चाहिए आशीष जी। ये भारत के ऊपर आप ऐसी तोहमत लगाओगे मेरे भाई। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की काली छाया आपके मन और मस्तिष्क पर घुल चुकी है। ये तरीका ही गलत है और इस तरीके का मैं पूरी तरह से विरोध करता हूं। पूरा भारत, सेना में एक भी यूनिट आज गुजरात, अरे रुक जाओ भैया, पूरा भारत सेना में महान नेताओं की भूमि, जन्मभूमि रही है और इस देश के इस, भैया ठीक, अब रुकना होगा। आनंद जी आपको भी, आशीष जी, ये हमको नाम ना गिनाओ। हर राज्य में दुष्ट हुए, कपटी हुए और महान लोग हुए, तब क्या करेंगे? जिस राज्य में आपकी पार्टी है उसमें बवालियों के नाम बताऊं, वो इसी देश प्रदेश में पैदा हुए, इसलिए उत्तर प्रदेश को खारिज कर दें। होगा क्या है भाई? आपने गुजरात को खारिज कर दिया। जिस राज्य में जन्मा व्यक्ति भारत के महान जनता के वोट से तीसरी बार प्रधानमंत्री है, आप उस राज्य में कह रहे हो नेता नहीं पैदा होते? कैसी सोच है भाई? ठीक बात। खैर
मैं इस बात को यहीं रोकूंगा। पवन अग्रवाल जी, एक छोटी सी टिप्पणी सबसे लूंगा, एक ही प्रश्न। आज रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो उनका एरिया ऑफ कंसर्न या मैं कहूं फोकस क्या होगा, वन लाइनर क्या होगा आपकी समझ से? पवन जी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस जो मुझे लगता है वो दो ही चीजों पर होगा। एक, वो स्पष्ट कर देंगे कि भारत की प्रतिबद्धता आतंकवाद को समाप्त करने की है और जब तक आतंकवाद पाकिस्तान से खत्म नहीं होगा वो चैन से नहीं बैठने वाले हैं। दूसरा, वो भारत के लोगों को ये भरोसा और विश्वास दिलाएंगे कि सेना अपना बखूबी काम कर रही है, क्योंकि लोगों को 22 तारीख से लेकर 7 तारीख तक बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे थे लोग कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सेना कुछ नहीं कर रही है। हर युद्ध के लिए बहुत तैयारियां करनी पड़ती हैं। 22 तारीख से लेकर के 6 और 7 तारीख की रात्रि के मध्य में सरकार ने, सेना ने पूरी तैयारी की है, उसके बाद स्ट्राइक किया गया है। ठीक है, अभी ऐसा नहीं हो सकता है कि सीज फायर हो गया तो हमने मान लिया कि पाकिस्तान ने हार मान ली, अब हम अपने घर चुपचाप बैठेंगे, फिर थोड़े समय के बाद वो फिर 6 महीने में, 3 महीने फिर आतंकवाद। ठीक है पवन जी, ये स्पष्ट कर दिया गया है। ठीक है पवन जी, अभी रुकना होगा। डॉक्टर दीवान वही सवाल आपसे, नरेंद्र मोदी जी क्या कह सकते हैं, उनका वन लाइनर क्या हो सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई मूल बात ये है, क्या हो सकती है मूल बात? मूल बात ये है कि हमारा दुश्मन घुटनों पे आ गया है, हमारा दुश्मन गिड़गिड़ा रहा है और उस गिड़गिड़ाहट में हमने उसको बात करके तय करके निर्णय करना है कि आगे जो है वो हिमाकत बिल्कुल ऐसी ना करे। ये हमने तय करना है और ये तय करके रहेंगे, और नहीं होगा, अगर वो लाइन पे इसमें नहीं आते तो समझा जाए ऑपरेशन सिंदूर चालू है। जी ठीक बात। आशीष जी, आपकी समझ में आज रात को 8 बजे प्रधानमंत्री का वन लाइनर क्या होगा? वो मुझसे बेहतर आनंद दुबे बताएंगे। आनंद दुबे से मैंने जो सवाल किए थे उन्होंने छोड़ के पुलवामा चले गए। तो पुलवामा की जानकारी के लिए अनिल दुबे जी, जो पकड़ा गया था डीएसपी, जब उसने मीडिया से बात की उसने बोला था कि मैं पुलवामा के सारे राज खोल दूंगा, और उस दिन से आज का दिन है दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट नहीं लगाई है। जरा देख लीजिएगा कि कौन से राज वो खोलने वाला था। प्रधानमंत्री क्या कहेंगे इसमें बोलना चाहिए? ठीक बात, समय कम है आशीष भाई, समय कम है। आनंद दुबे, वही प्रश्न आपसे, प्रधानमंत्री का वन लाइनर क्या हो सकता है? क्योंकि इस वक्त देश में सबसे बड़ा कौतूहल इसी पर है कि प्रधानमंत्री बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। छोटा सा जवाब। अमिताभ जी, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी 8 बजे जब बोलेंगे तो निश्चित रूप से देश का जो आत्मबल है उसमें भी वृद्धि होगी। सभी बातों को देश के सामने रखेंगे और निश्चित रूप से मैं आपको कहता हूं कि यह देश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, अपनी सेना के साथ खड़ा है। और जो लोग, मुझे अफसोस है कि ऐसे परिस्थिति में भी बांटो वाली राजनीति किस तरह से प्रभावी हो गई है। आज ये गुजरात पे जा रहे हैं, इनको नहीं पता कि आर्मी के एक जनरल भी गुजरात से रह चुके हैं, और शैम मानेक शाह जो है वो भी गुजराती भाषा बोलते थे, और गुजरात के बहुत से लोग बहुत बड़े बड़े पदों पे सेना में रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि चूंकि समाजवादी पार्टी की काली छाया आपके ऊपर पूरी तरह समय कम है, समय कम हो चुकी है, इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक बात। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जल्द आप उससे मुक्त हो। ये खतरनाक डिजाइन है। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि गुजरात में इसलिए सेना का कोई यूनिट नहीं रखी गई, कोई ब्रिगेड नहीं बनी, ये नहीं होना चाहिए। 140 करोड़ का देश है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। कौन होता नंबर देने वाला कि भाई केरला के आदमी को 5 नंबर देंगे 10 में से और बिहार वाले को 7 देंगे? ऐसे कौन करेगा? मैंने 2 नाम लिए, गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, मुरारजी देसाई। समाजवादी पार्टी ने कहा कि गुजरात में नेता नहीं पैदा होते। मुरारजी भाई की अध्यक्षता में तो सपा के लोग भी खड़े हुए थे, मुलायम सिंह जी भी खड़े हुए थे। जब मुरारजी देसाई की सरकार दिल्ली में थी, पुराने लोगों को याद होगा,
तो लखनऊ में राम नरेश यादव की सरकार थी जिसमें नेताजी मंत्री थे कल्याण सिंह जी के साथ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तब सरकार मुरारजी भाई की थी, वो गुजरात के थे। ये भाषा ठीक नहीं, ये नहीं कहना चाहिए, इस पर ध्यान रखना चाहिए। भारत की सेना का चरित्र दुनिया में कहीं मैच नहीं हो सकता। दीवान साहब, 71 की लड़ाई, पाकिस्तान कहता है हिंदू फौज। 71 की लड़ाई में कौन लोग लीड कर रहे थे? जनरल जैकब यहूदी थे, जगजीत सिंह गरोड़ा सिख थे, सैम मानिक शाह पारसी थे। ये भारत है, ये भारत है। इसको कोई मुनीर सर्टिफिकेट देगा या कोई शरीफ सर्टिफिकेट देगा? हमने जैकब साहब पर भरोसा किया, हमने जगजीत सिंह पर भरोसा किया, हमने मानिक शाह साहब पर भरोसा किया और वो हमारे लिए आइकॉनिक फिगर रहे। ये भारत है। मैं इस बात से हतप्रभ हूं कि भारत में लोग ये पूछे कि आखिर हमने किया क्या। पाकिस्तान से पूछिए कि हमने क्या किया, हमारे ब्रह्मोस ने जाके वहां क्या किया, ये तो पाकिस्तान बता रहा है। हमारी न मानो, उसके उनसे तो पूछो, वो करहा रहे हैं कि उनको कहां कहां चोट लगी। मुझे लगता है सेना के साथ तोप गोला बारूद अगर वो पाकिस्तान से इनिशिएशन नहीं हो, शुरुआत नहीं हो, तो भारत नहीं करेगा, इतनी समझ मुझे आई अभी तक के पूरे उससे। लेकिन आतंकवादियों को ढूंढने का काम हम जारी रखेंगे और उस काम को जारी रखने में पाकिस्तान को तकलीफ हो तो होती रहे। दोबारा ऐसी स्थिति बन जाए तो बन जाने दीजिए। हाफिज सईद और उसके जैसे आतंकी भारत के रडार पर रहेंगे, भारत के निशाने पर रहेंगे। इसीलिए बहुत सोच समझकर भारत सरकार ने यह सैद्धांतिक निर्णय सुनाया कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं किया है। तुमको मिर्ची लगे तो हम क्या करें, वही बात है। और देश के लोगों से मैं कहूंगा कि सोमवार को युद्ध किसी समस्या का हल नहीं, ये बोलें आप, और मंगल को कहें युद्ध क्यों नहीं हो रहा है, ये भाव भी ठीक नहीं। एक वैचारिक पाले में खड़े होइए, एक वैचारिक पाले में तो खड़े होइए। वही लोग कह रहे हैं कि भाई क्यों धूम धड़ाका बंद हो गया, जारी रखना चाहिए था। जो धूम धड़ाका होने से पहले कह रहे थे कि कुछ लोग हैं इस देश में, एक वर्ग है जो युद्धोन्माद फैला रहा है, भारत में हिस्टीरिया क्रिएट किया जा रहा है युद्ध का, उनको इससे तकलीफ हो रही थी। कहा जा रहा था इतनी उत्तेजक बातें क्यों हो रही हैं, इतनी तीखी बातें क्यों हो रही हैं। कोई पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाए तो उस पर भी आपत्ति हो रही थी, बोली इतना तीखा क्यों बोल रहे हो। वो लोग आज प्रश्न कर रहे हैं कि पाकिस्तान से युद्ध क्यों नहीं हुआ, फुल फ्लेजेड वॉर क्यों नहीं हुआ। मैं फिर कहूंगा समापन करते हुए, धैर्य रखिए। ये मेरी बात लिख ली जाए कागज पर, ईश्वर चाहेगा तो सत्य सिद्ध होगी। धैर्य रखिए, सबकी इच्छा पूरी होगी, किसी की मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। जिन लोगों को इस बात से झटका पहुंचा कि युद्ध विराम क्यों हो गया, उनकी भी मनोकामना पूरी होगी। समय का पहिया तो घूम रहा है, रुका नहीं है ना मित्र। सोमवार को क्या हुआ वो सोमवार को देख लीजिए, मंगल को फिर कुछ और होगा नया, वो देखेंगे। कुछ भी थमा नहीं, कुछ भी रुका नहीं। हम अपने अपराधी को दंडित करने के अपने सार्वभौमिक अधिकार को अक्षुण्य अपने पास रखेंगे, रखा है, रखेंगे। उसमें किसी तरह का कोई समझौता संभव नहीं। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा
आर प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आर प्योर मसाला। पाक दुम दुम। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।